हेलो स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप सब मेरी वीडियो को देख भी रहे हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो में मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो मूवमेंट की स्टडी करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो इससे पहले स्केलेटन सिस्टम को जरूर देख ले। स्केलेटन सिस्टम देखने के बाद आपको मूवमेंट का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और समझने के लिए इसको इससे पहले आपको स्केलेटन सिस्टम देखना जरूरी है। यहाँ पर देखिए कि हम अब बात कर रहे हैं मूवमेंट की। तो मूवमेंट, जब वर्ड मैंने लिखा है, यहाँ पर लिखा है मूवमेंट इज द मेन फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। मैंने यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि मूवमेंट जो होता है वो केवल एनिमल में है या प्लांट में भी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सब में मूवमेंट पाया जाता है। प्लांट में कैसे मूवमेंट होता है, थोड़ा देर सोचिए आप, तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा को आप जानते हैं। अमीबा यूनिसेलुलर है और ये है वो इनरेगुलर शेप का है। ऐसे ही रेगुलर शेप का है अमीबा। और इस अमीबा में इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया इनको लोकोमोशन में, इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। फिर आप यहाँ पर आ जाइए, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिपेनोसोमा, और इस ट्रिपेनोसोमा में यहाँ पर एक फ्लैजेला दिख रहा है। यहाँ पर बहुत सारे फ्लैजेला दिख रहे हैं। यहाँ पर दो फ्लैजेला दिख रहे हैं अलग अलग एनिमल्स में। और ये फ्लैजेला के हेल्प से अपना मूवमेंट करते हैं। यहाँ आप आइए, ये देखिए यहाँ पर इस एनिमल में ये सीलिया पाए जाते हैं। और सेम ऐसा ही सीलिया पैरामीशियम में भी होता है। पैरामीशियम जिसको आप स्लीपर एनिमल कहते हैं, उसमें भी सीलिया से मूवमेंट होता है। इस तरह का मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट स्मॉल एनिमल्स में मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो है वो ह्यूमन बीइंग में भी है। ह्यूमन बीइंग जैसे कि अपने लिम्स को हिलाते हैं, अपने जॉस को हिलाते हैं, आईलेट हिलाते हैं, टंग हिलता है। ये सब मूवमेंट होते रहता है बॉडी के भीतर में। लेकिन जब ऐसा मूवमेंट जिससे कि लोकेशन चेंज हो जाता है, उसको लोकोमोशन कहा जाता है। एक जगह से उठे दूसरी जगह पहुंच गए, लोकेशन चेंज हो गया। ऐसा मोमेंट जिससे कि लोकेशन चेंज होता है, वो मोमेंट लोकेशन कहलाता है। जैसे कि हम वॉकिंग कर रहे हैं, या बर्ड्स फ्लाइंग कर रहे हैं, मंकी क्लाइंबिंग कर रहे हैं, स्विमिंग करते हैं, हम भी स्विमिंग करते हैं। और जो फिश होती हैं वो भी स्विमिंग करती हैं। ये सब एग्जाम्पल है लोकोमोशन के। अब बात आती है प्लांट में लोकोमोशन। तो प्लांट में लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन प्लांट में नहीं होता, प्लांट में मूवमेंट होता है। प्लांट में आप देखिए कि जैसे आपने यहाँ पर एक सीड लगा दिया। अब आपने यहाँ सीड लगाया, तो जिधर नीचे जमीन की तरफ जाएगा वो रूट होगा, और ऊपर लाइट की तरफ जाएगा वो जो है वो शूट होगा। तो सनलाइट की तरफ जाते हैं जब सूट जाते हैं, यहाँ पे देखिए इसे लगा दिया है, थोड़े अंधेरे में रख दिया है। तो जो यहाँ पर इसका जो सूट है वो क्या हो रहा है, लाइट की तरफ बेंड हो रहा है, और इसको कहते हैं फोटोट्रॉपिक नेचर। ये फोटोट्रॉपिक नेचर का है, ये लाइट की तरफ मुड़ गया है। वैसे ही ये जो रूट है, ये ग्रेविटी ग्रेविटी की साइड जाता है, तो ये जियोट्रॉपिक है। और साथ ही साथ नीचे में पानी भी मिलता है, तो ये हाइड्रोट्रॉपिक भी होता है। रूट जो है वो जियोट्रॉपिक भी है और हाइड्रोट्रॉपिक है। बहुत ज्यादा ये इनमें मूवमेंट होता है, इसको हम लोकोमोशन वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आप एक प्लांट को जानते हैं जिसको कि हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइमोसा पुडिका। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसके लीव्स इस तरह से हैं, लेकिन जैसे ही हम टच करते हैं तो इनकी लीव्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो इस तरह से सिर्फ एनिमल में नहीं, बल्कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट में भी मूवमेंट पाया जाता है। ह्यूमन में के सेल के भीतर में कैसे मूवमेंट होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो सेल के भीतर में मूवमेंट होता है, वो है तीन टाइप के मूवमेंट हैं। एक है अमीबॉयड मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। अमीबॉयड मूवमेंट ह्यूमन के बॉडी के भीतर भी मिलता है। स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको कि माइक्रोफेज कहते हैं।
ये मैक्रोफेज सेल होते हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ये ल्यूकोसाइट जो होते हैं इनमें अमीबॉइड मूवमेंट होता है। कैसे अमीबॉइड मूवमेंट होता है मैंने आपको पहले ही बताया है कि अमीबा में सूडोपोडिया पाया जाता है और सूडोपोडिया के हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं। वैसे ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पहले इस तरह से सूडोपोडिया बना, इसके भीतर में कोई फॉरेन मटेरियल आया, फिर इस फॉरेन मटेरियल को उन्होंने इंगल्फ कर लिया और यहाँ पर पूरे बॉडी के भीतर में उस फॉरेन मटेरियल को इंगल्फ कर लिया है। तो इस तरह से मूवमेंट जो है वो किया है किसने? ल्यूकोसाइट ने। डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होती हैं वो इस तरह से व्हाइट ब्लड सेल्स ये करती हैं और साथ ही साथ मैक्रोफेज होते हैं वो भी इस तरह से सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह के मूवमेंट को अमीबॉइड मूवमेंट कहा जाता है। सिलियरी मूवमेंट मैंने आपको बताया है कि पैरामीशियम जो होते हैं उसमें सीलिया पाए जाते हैं। वैसे ही ह्यूमन के बॉडी के बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जहां पर ऐसे छोटे छोटे सीलिया दिख रहे हैं आपको, ये सिलेटेड एपिथेलियम पाया जाता है और ये जो सिलेटेड एपिथेलियम होता है ये मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये ओवरी है और यहाँ पर ये फॉलोपियन ट्यूब है। ये देखिए आप, इस तरह से फॉलोपियन ट्यूब है ये। तो यहाँ पर जब ओवा इसके अंदर ओवरी से यहाँ पर ड्रॉप हो जाता है तो ओवा ओवा इसके अंदर सीधे ड्रॉप नहीं होता, यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से सीलिया पाए जाते हैं और सीलिया में जो मूवमेंट होता है वो ओवम को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और फिर ओवा जो है वो अंदर की ओर मूवमेंट कर लेता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये नोज का पार्ट है और इस पार्ट में यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। ये जो सीलिया होते हैं ये यहाँ से एयर को अंदर जाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पार्ट होते हैं ह्यूमन बीइंग में के ऑर्गन में जहां पर सीलिया होता है और सिलियरी मूवमेंट के थ्रू बॉडी के कुछ प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होते रहते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में जॉ है, टंग है, लिम्ब है, इन सबके मूवमेंट के लिए मसल्स की जरूरत होती है। अब इसमें वर्ड आ रहा है मसल्स। मसल्स की जरूरत होती है और ये जो मसल हैं उनका नेचर कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल सिकुड़ने की क्षमता होती है, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर के जो मसल हैं वो, और साथ ही साथ मसल के साथ साथ स्केलेटन और स्केलेटन के साथ साथ न्यूरल सिस्टम, ब्रेन का पार्ट और नर्व का पार्ट जो है वो सब मिल करके लोकोमोशन को कंप्लीट करते हैं। जब तक कि मसल, स्केलेटन और न्यूरल सिस्टम इन तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक लोकोमोशन सक्सेसफुल नहीं होता है। बहुत अच्छे से कोई एनिमल जो है या ह्यूमन जो है वो चल फिर नहीं सकेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप स्केलेटन सिस्टम देख लीजिए और उससे पहले इसमें न्यूरल कंट्रोल भी आया है। तो आप न्यूरल सिस्टम भी मेरा वीडियो बन चुका है, आप उसको भी देखते जाइए तो इसमें आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब बात आ रही है मसल की। जब हम मसल की बात करते हैं तो मसल एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और ये जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। जब बात आ रही है मीजोडर्म ओरिजिन तो आप फिर से एक बार क्लासिफिकेशन वाली वीडियो पे चले जाइए, उस पर ध्यान दीजिए, सोचिए। तो मैंने आपको बताया है कि ट्रू सीलोम क्या होता है। ट्रू सीलोम है कि किसी भी एनिमल का जो बॉडी है वो 3 लेयर से मिलकर बना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं उनका बॉडी 3 लेयर से बना है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इसी एक्टोडर्म, मीसोडर्म या एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। तो मसल्स जो होते हैं वो मीसोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है मैंने पहले बताया है, ये एक्साइटेड भी हो जाते हैं, कंट्रेक्टाइल भी होते हैं और इनमें इलास्टिसिटी का नेचर भी पाया जाता है। लोकोमोशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए मसल के साथ साथ स्केलेटन जो होता है वो भी इसको हेल्प करता है। मसल्स किस जगह पर पाए जाते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं उनके आधार पर और इनका नेचर कैसा होता है उसको बेस बनाते हुए मसल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है स्केलेटल मसल। आप क्लियर समझ रहे होंगे कि ऐसा मसल जो स्केलेटन से जुड़ा हुआ है
जो स्केलेटन से जुड़ा हुआ है बॉडी के मूवमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। और ये जो स्केलेटल मसल होते हैं वो स्ट्रैप्ड होते हैं, देख रहे हैं आप इस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, इसलिए इसको हम स्ट्रेट मसल भी कहते हैं। और इसका कंट्रोल नर्वस सिस्टम से होता है, इसीलिए इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। स्केलेटल मसल को मूवमेंट के लिए कंट्रोल करता है न्यूरल सिस्टम, और इसीलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। ये मूवमेंट के साथ साथ पोस्चर चेंज करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। दूसरे टाइप का जो मसल होता है वो मसल स्मूथ मसल होता है। और ये जो स्मूथ मसल होते हैं बॉडी के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एलिमेंट्री कैनाल है, इस पार्ट में विसरल मसल्स होते हैं, और इस विसरल मसल को स्मूथ मसल भी कहा जाता है। इनका ये जो है, इनकी सारी एक्टिविटी जो है वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है। हमारी इच्छा के ऊपर ये बिल्कुल भी इसका मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि हम जब चाहेंगे तो हमारा खाना पच जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम यदि चाहेंगे तो हम रेस्पिरेशन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रेस्पिरेशन अपने मन से होता है, और जब हम फूड मटेरियल इनटेक कर लेते हैं तो डाइजेशन भी हमारी इच्छा पे नहीं होता। जब जब वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस से ही डाइजेशन होता है, तो ये हमारी इच्छा के अंदर में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स, ये वॉलेंट्री मसल्स नहीं होते हैं, बल्कि इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। फिर तीसरे टाइप का जो मसल होता है वो कार्डियक मसल होता है। नाम से पता होगा, कार्डियक मसल का मतलब है हार्ट के जो मसल होते हैं उसको कार्डियक मसल कहते हैं। इनका अपीयरेंस जो होता है वो तो स्ट्रेट मसल के जैसा होता है, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो इनवॉलेंट्री नेचर का होता है। तो हम मूवमेंट के लिए जिस मसल का स्टडी करेंगे वो मसल है स्केलेटल मसल। तो आगे हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, और किस तरह से स्केलेटल मसल जो है वो किस तरह से वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात आ रही है स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल, यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल ऐसे बंडल्स में होते हैं। ये जो बंडल में होते हैं इनको हम कहते हैं फेसिकल्स। ये दिख रहा है आपको बंडल स्केलेटल मसल के, तो ये जो स्केलेटल मसल के बंडल हैं उसको हम कहते हैं फेसिकल फेसिकल्स कहते हैं। और ये बीच बीच में ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू से ये फेसिल्स जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड हैं। इस लेयर को हम कहते हैं फेसिया कहते हैं। और ये जो बंडल होता है, इस बंडल को आप यहाँ पर देखिए, तो एक एक बंडल में जो मसल फाइबर होते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये मसल फाइबर। ये जो मसल फाइबर होता है, ये देख रहे हैं आप, इसका आउटर लेयर सार्कोलेमा है। इसके भीतर में जो लिक्विड भरी हुई रहती है उस लिक्विड को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेल में मोर देन वन न्यूक्लियस है, तो मोर देन वन न्यूक्लियस होने के कारण से इसको सिंसिटियम कहते हैं। इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसमें कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इसके भीतर में जो मसल फाइबर के भीतर में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसमें कैल्शियम आयन स्टोर होता है। तो सबसे जो स्पेशल फीचर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक डार्क बैंड देख रहे हैं और एक लाइट बैंड देख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेट मसल है इसमें एक डार्क बैंड होता है और एक लाइट बैंड जो होता है वो होता है। एक एक मायोफाइब्रिल्स में एक डार्क बैंड है और एक लाइट बैंड होता है। तो ये जो लाइट बैंड और डार्क बैंड जो होता है वो इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन के कारण से है। लाइट बैंड जहां पर है वहां पर एक्टिन प्रोटीन होता है, और दूसरा प्रोटीन मायोसिन है। जो डार्क बैंड जिसमें होता है उसमें मायोसिन होता है। एक्टिन जिसमें पाया जाता है, जो लाइट बैंड होता है उसको हम आई बैंड कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको हम आई बैंड या आइसोटोपिक बैंड कहते हैं। और जिसमें डार्क बैंड होता है, उस जो डार्क बैंड होता है उसको हम ए बैंड कहते हैं या एन आइसोटोपिक बैंड कहते हैं, और इसमें मायोसिन प्रोटीन होता है।
आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्टिन प्रोटीन जो होता है वो लाइट बैंड में होता है और डार्क बैंड जो होता है उसमें मायोसिन पाया जाता है। अब सबसे पहले हमको देखना है कि ये एक्टिन और ये मायोसिन, ये दोनों फिलामेंट होते हैं और ये किस तरह से अरेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अरेंजमेंट देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये ये लाइट बैंड है, ये आपको लाइट बैंड दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है डार्क बैंड। देख रहे हैं आप, फिर से एक बार यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ बता देती हूँ। ये देखिए, मान लीजिए कि ये लाइट बैंड है और यहाँ पर ये जो है वो डार्क बैंड। ये जो बीच में मैं बना रही हूँ वो डार्क बैंड है और इधर ऊपर नीचे बना रही हूँ ये लाइट बैंड। ये आपको दिख रहा है, ये लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर लाइट बैंड दिख रहा है, इसको हम लाइट बैंड को हमने आई बैंड कहा था। इस आई बैंड के बीच में यहाँ पर एक लाइन मिल रही है, देख रहे हैं आप इसको, जिसको हम जेड डिस्क या जेड लाइन कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको बीच से ऐसे डिवाइड कर रही है, इसको हम कहते हैं जेड लाइन कहते हैं। एक्चुअल में ये जो जेड लाइन होता है, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, the portion of the map fabric between the two successive jet line is called as the unit of contraction या फिर sarcomere। ये दोनों जेट लाइन के बीच की जो जगह है उसको कहते हैं सार्कोमियर। अब आपको अच्छे से समझना है कि सार्कोमियर क्या है। ये देखिए, ये जो आई बैंड है, इस आई बैंड को यहाँ पर जेड लाइन ने बीच से डिवाइड किया था और यहाँ पर भी आई बैंड है जिसको बीच से जेड लाइन ने डिवाइड किया है। देख रहे हैं आप ये जेड को, ये दोनों जेड के बीच का पार्ट जो है वो सार्कोमियर है और यही फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है। सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है। तो किससे मिलके बना है? ये वाले पूरा आई बैंड नहीं है, इस आई बैंड का आधा पार्ट, पूरा ए बैंड मतलब डार्क बैंड, और फिर दूसरे आई बैंड का आधा पार्ट, मतलब दो आई बैंड का आधा पार्ट और एक पूरा ए बैंड मिल करके बनाते हैं सार्कोमियर। क्लियर समझ गए हैं? यदि क्लियर नहीं समझे हैं तो आप मेरे को आप मेरे को क्वेश्चन पूछेंगे, आप मैसेज डालेंगे और मैसेज से मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगी। तो जिस समय ये रेस्टिंग स्टेज में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेस्टिंग स्टेज में है, उस समय ये पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरा ये डार्क बैंड है और आई बैंड, ये दोनों एक दूसरे के बीच में इस तरह से फैले हुए रहते हैं और बीच में एक स्थान दिख रही है आपको, एक जगह दिख रही, खाली जगह दिख रही है और इस खाली जगह को हम एच जोन कहते हैं। यहाँ पर लाइट बैंड और डार्क बैंड एक दूसरे के साथ में स्लाइड नहीं कर रहे हैं जिस समय ये रेस्टिंग स्टेज में है उस समय। अब आप देखिए कि हम बार बार बात कर रहे हैं एक्टिन और मायोसिन। ये जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं, ये एक्टिन और मायोसिन जो है ये दोनों ही पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर हैं? ये पॉलीमर हैं जी ग्लोबुलिन के, जी ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमर हैं ये। और ये दो फिलामेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक ये एक फिलामेंट दिख रहा है और एक यहाँ पर सीधे सीधे डार्क ऐसे यहाँ पर फिलामेंट दिख रहा है। तो दो फिलामेंट जो होते हैं इनसे ये बने हुए रहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एफ एक्टिन, ये जो एफ एक्टिन होता है वो जी ग्लोबुलिन एक्टिन का पॉलीमर है। ये देख रहे हैं आप, जो ये बड़े बड़े ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ना आपको, ये बड़े वाले, ये है एफ एक्टिन है। दूसरा जो है, दो और फिलामेंट ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये डार्क ब्लू लाइन जैसे दिख रहा है, ये ट्रोपोमायसिन प्रोटीन है। उसके साथ साथ ये रन कर रहे हैं, किसके साथ में? एफ एक्टिन के साथ साथ में ये रन कर रहे हैं। और बीच में यहाँ पर ये जो बीच बीच में ट्रोपोनिन, यहाँ पर देख रहे हैं कुछ डार्क डार्क दिख रहा है यहाँ पर, तो ट्रोपोमायसिन के ऊपर में बीच बीच में कुछ इंटरवल में इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं ट्रोपोनिन। ये दिख रहा है आपको, ये आप देखिए। तो जब रेस्टिंग स्टेज होता है तो रेस्टिंग स्टेज में ये जो यहाँ पर ट्रोपोनिन है यही अटैच रहता है, इससे ए बैंड से अटैच रहता है। एक्टिन जो है उसको मायोसिन से ये जोड़ के रखता है।
जैसे एक्टिन प्रोटीन है, सेम वैसे ही मायोसिन प्रोटीन भी है। तो मायोसिन प्रोटीन कैसे होता है? ये मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम पहले देख लेते हैं कि जो मायोसिन प्रोटीन होता है, ये भी ये जो है ये भी मीरोमायोसिन का पॉलीमर है। और इसमें यहाँ पर देखिए आप, ये दो पार्ट दिख रहे हैं, एक हेड का पार्ट दिख रहा है और एक टेल का पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो जो हेड का पार्ट होता है, ये ग्लोबुलर हेड होता है, ये आपका क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यहाँ पर एटीपीएस एंजाइम होता है और यही मेन एटीपी को एक्टिव करने में हेल्प करता है। दो पार्ट दिख रहे हैं आप इसको, एक हेड का पार्ट है और एक जो फिलामेंट का पार्ट है, या उसको हम टेल का पार्ट भी कहते हैं। तो जो हेड वाला पार्ट होता है वो एटीपीएस एंजाइम, एक्टिव एटीपीएस एंजाइम होता है और यहीं पर आकर के एटीपी जो है वो यहाँ पर आकर के जुड़ता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से मसल कॉन्ट्रेक्शन होता है। मैंने पहले ही बताया है कि मसल का जो कॉन्ट्रेक्शन है वो डिपेंड करता है नर्व एक्टिविटी से। नर्व की जो एक्टिविटीज होती हैं उस एक्टिविटी पर ये डिपेंड करता है कि किस तरह से कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये नर्वस सिस्टम जो है वो मसल से आकर के जुड़ा है। ये देख रहे हैं, नर्व्स जो होती है मसल से आकर के जुड़ी हुई होती हैं। जहां पर ये नर्व की एंडिंग और मसल्स जुड़े हुए रहते हैं, ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन को कहते हैं, ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। और आपने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा, मेरा एक स्लाइड और है जिसमें नर्वस सिस्टम भी डिस्क्राइब किया गया है, नर्व उसमें पूरी तरह से नर्व के बारे में बताया है। तो जो एक्सान की एंडिंग होती है वहां पर साइटोकाइनिन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाकोलिन, ये एसिटाकोलिन पाया जाता है। और ये जो एसिटाकोलिन है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन, ये रिलीज होता है। उसके बाद में फिर मसल का कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मसल के कॉन्ट्रेक्शन को स्टार्ट करने में जो हेल्प करता है वो है न्यूरल सिस्टम। और जहां पर न्यूरल सिस्टम मसल से आकर के जुड़ा है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाकोलिन जब रिलीज होता है उसके बाद ही मसल्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर, ये क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम है नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस डायग्राम से आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ये देखिए, ये रेस्टिंग स्टेज है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एकदम रिलैक्स स्टेज है। ये आपको क्लियर दिख रहा है। अब ये कलर अलग अलग कलर होने से आपको बहुत एकदम क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये दिख रहा है, ये जेड लाइन है। किसको डिवाइड किया है? ये आई बैंड को बीच से डिवाइड कर दिया है, जेड जो है वो। और ये जगह आप देख रहे हैं, ये डार्क बैंड आपको दिख रहा है। जो लाइट बैंड है उसमें एक्टिन फिलामेंट होता है, डार्क में मायोसिन फिलामेंट होता है। ये देखिए आपको दिख रहा है ये। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर जब न्यूरोट्रांसमीटर आया, एसिटाकोलिन आया, उसके बाद ये एक्टिवेट हुए। और एक्टिवेट होने के बाद में यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन फिलामेंट से जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। और जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे ये जो आई बैंड है वो इस तरफ खिसक रहा है। ए बैंड कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये जेड देखिए, यहाँ पर ये जेड पोर्शन है जहां पर आई बैंड और ए बैंड जहां पर स्लाइड नहीं करते उसको हम यहाँ पर एच जोन कहते हैं। ये एच जोन पहले बड़ा था, फिर धीरे धीरे ये एच जोन छोटा होता चला गया, क्योंकि ये जो आई बैंड है वो यहाँ पर स्लाइड होते हुए चला आ रहा है ए बैंड के ऊपर में। तो आई बैंड जो है वो सिकुड़ गया। ये सार्कोमियर है, दोनों जेड लाइन के बीच की दूरी जो है वो सार्कोमियर है। ये कॉन्ट्रेक्शन के यूनिट है और ये पूरी तरह से आपस में स्लाइड करने लगे और स्लाइड करते करते ये सिकुड़ने लगे। लेकिन ये कैसे सिकुड़ते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कैल्शियम इसका जब जब जिस समय न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर पहुंचा और एक्टिव जब हुए मसल्स, उस समय कैल्शियम रिलीज होती है। और कैल्शियम रिलीज होने के कारण से ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाता है। और स्लाइडिंग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर देखिए, ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आई बैंड जो होता है वो शॉर्ट होते चला जाता है।
इस एक्टिविटी में एटीपी जो है इसका यूज होता है। धीरे धीरे करके फिर यहाँ से ये वापस जाने लगते हैं, रिलैक्सेशन होने लगता है और रिलैक्सेशन होने के साथ साथ फिर से मसल का कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाता है और बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तभी तो चलेंगे ना। एक बार मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हम चल गए, ऐसा नहीं होता। लगातार एक प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, जिसमें बार बार ये एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं और मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है और ह्यूमन बीइंग में मूवमेंट होते रहता है। लेकिन ये बार बार चलते रहता है। लेकिन यदि कहीं आप बहुत आपकी जितनी हैबिट है उस हैबिट से यदि कहीं आप बहुत ज्यादा चलेंगे तो बहुत ज्यादा चलने पर आपके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और आपके पैर में ये जो दर्द होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पर मसल यहाँ पर वर्क कर रहा है, एटीपी यूज हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन है नहीं वहां पर, डायरेक्ट सप्लाई नहीं है। इसीलिए वहां पर लैक्टिक एसिड जमने लगते हैं और ये लैक्टिक एसिड जब तक जमेगा, जमे रहने के कारण से पैर में दर्द होने लगता है और वही थकावट का कारण है। लैक्टिक एसिड का जमा होना, ग्लाइकोजन जो है वो टूटा और ग्लाइकोजन टूट के एनर्जी दे रहा है और ग्लाइकोजन चूंकि यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और जिसके कारण से फैटिग्यू होता है। मसल भी दो टाइप में, एक स्पेशल पिगमेंट होता है, उस स्पेशल पिगमेंट को कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको कि मायोग्लोबिन कहते हैं। और ये जो मायोग्लोबिन जिसमें रिच होता है उसको रेड फाइबर कहा जाता है। जो रेड फाइबर होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और ये बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को यूज स्टोर कर सकते हैं और एटीपी प्रोडक्शन के लिए उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मसल जिसमें कि मायोग्लोबिन की संख्या कम होती है उसको व्हाइट फाइबर कहा जाता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होती हैं, तो इसमें इसलिए इनको बार बार एनारोबिक प्रोसेस से ही एटीपी प्रोड्यूस करना पड़ता है। इस तरह से मसल का कॉन्ट्रेक्शन आपने देखा और मसल कॉन्ट्रेक्शन देखने के लिए साथ ही साथ आपको पहले देखना पड़ेगा स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। तो आप स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम इन दोनों को जोड़ करके मसल कॉन्ट्रेक्शन के इस वीडियो को पूरी तरह से समझिए और अपने नीट के एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। 11th का पार्ट है ये और 11th का 40% पूछते हैं। 12th में पढ़ने वाले बच्चे इस चीज को ना भूलें कि हमको 11th के पोर्शन को रिवीजन करना है। तो आप लगातार रिवीजन करते रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आप नेट की तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।